24/7 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम टू दिस सेशन। बिफोर वी स्टार्ट दिस सेशन, जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ कि भाई इस वीडियो को आप लाइक कर दो, चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर किया हुआ है और बेल आइकन को प्रेस नहीं करा है तो वो भी प्रेस कर लीजिएगा। ऑल्सो इफ यू लाइक द सेशन, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। तो हम लोग जो आज ये सेशन करने वाले हैं, इस सेशन में वी विल बी डिस्कसिंग 10 important questions for the upcoming JIB May 2021 एग्जाम। ये क्वेश्चन उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत यूजफुल हैं, उन एस्पायरेंट्स के लिए बहुत यूजफुल हैं जो कि JIB May 2021 को फोकस करके चल रहे हैं। ऑल्सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट मी टेल यू, अगर आप सिस्टमैटिकली हमसे पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको कोई डाउट्स हैं, यू वांट अ सोल्यूशन फॉर इट, राइट। होता है कि हम पढ़ते हैं बट अगर हम क्वेश्चंस के जो हमारे डाउट्स आ रहे हैं अगर हम उनको आंसर नहीं कर पा रहे हैं, देन दैट इज नॉट अ वेरी गुड अप्रोच टू इट स्टडीज। तो उसी प्रॉब्लम को अगर आप कवर करना चाहते हैं, उसी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, देन यू शुड फॉर श्योर ट्राई आवर पेड बैच। आपको उसमें ज्वाइन कर लेना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे हम बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आपको हर एक टॉपिक पढ़ाते हैं, चाहे वो पेपर 1 हो, चाहे पेपर 2 हो, चाहे पेपर 3 हो। ऑल द टॉपिक्स आर कवर्ड फॉलोड बाय प्रैक्टिस क्वेश्चंस, राइट। अब अगर आपको ये बैच में एनरोल करना है तो इसका प्रोसीजर मैं आपको एंड में बताऊंगी, बट हाँ, जो नया बैच है वो शुरू हो चुका है, जिसके लिए आपको फटाफट से खोलना पड़ेगा adda247.com, और वहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा JIB के आइकन पे, और आइकन पे क्लिक करते ही आपको मिल जाएगा बैच 2.0 जो कि शुरू हुआ है 1 फरवरी से। ज़्यादा क्लासेस अभी नहीं निकली हुई हैं, तो जितनी जल्दी हो सकता है आप क्लास में ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट यू गेट अ चांस टू आस्क योर डाउट इन अ लाइव वे। ठीक है, टाइमिंग मॉर्निंग का है, बहुत लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं मॉर्निंग में, तो अपनी सीट को आप जल्दी से बुक कर लीजिए, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड, ऑल्सो प्रोसीजर मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स मूव टुवर्ड्स टुडेज क्वेश्चन, दैट इज क्लास नंबर 8। सो पहला क्वेश्चन बोलता है, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस इज द एसेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या फिर कन्वेंशन। यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आपके जो प्रॉफिट्स हैं एंटिसिपेटेड है, एस्टिमेटेड है, अनुमानित है, राइट, एंड आपके जो लॉसेस हैं उनको कवर करके चलना और एंटिसिपेटेड प्रॉफिट को इग्नोर करके चलना, उन्हें नहीं रिकॉर्ड करना, ये कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बोलता है या फिर कोई कन्वेंशन बोलता है, आपको वो बताना है। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स या कन्वेंशंस की अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर बेसिकली द रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट, और कन्वेंशंस क्या होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं जो हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स है, कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है जो हम अकाउंटिंग में फॉलो कर रहे हैं। What do you think is the right option? Convention of conservatism, materiality convention, convention of consistency and dual aspect concept। फटाफट से चैट में आप आंसर करते चाहिए, भले आप यूट्यूब पे देख रहे हो या फिर आप फेसबुक पे, आप फटाफट से जो चैट बॉक्स है वहां पे कमेंट करते रहे। ऑल्सो जो बैच का लिंक है 1 फरवरी का, वो मैंने आपकी चैट में भी पिंग कर दिया है, आपके कमेंट्स में भी पिंग कर दिया है, तो आप उसे क्लिक करके डायरेक्ट वहां पे पहुंच सकते हैं। नाउ कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म के बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। मेटीरियलिटी कन्वेंशन के बारे में बात करते हैं। मेटीरियलिटी कन्वेंशन क्या बोलता है, मतलब इट्स अ ट्रेडिशन। ट्रेडिशन क्या है, जितनी भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है, जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपको उस इंफॉर्मेशन को शेयर करना पड़ेगा कंसर्न लोगों से। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ क्रेडिटर्स के लिए, कुछ सप्लायर के लिए इंफॉर्मेशन है तो आप उन्हें शेयर करेंगे, तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर्ड होनी चाहिए टू द कंसर्न पर्सन इज मटीरियलिटी। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, ये कन्वेंशन क्या बोलता है, ये कस्टम है, ट्रेडिशन है जो हमें फॉलो करना पड़ेगा। क्या फॉलो करना पड़ेगा कि कोई भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कोई भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी जो आप अडॉप्ट करते हो, यू विल हैव टू फॉलो इट कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंटली मतलब रेगुलरली आप उसे फॉलो करते रहोगे, आप उसे ब्रेक नहीं करोगे, ठीक है, आप चेंज नहीं करोगे। अगर आप करते हो तो आपको उसका डिस्क्लोजर करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, यानी बैलेंस शीट के अंदर, P&L के अंदर। देन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि भाई अकाउंटिंग में हर एक ट्रांजैक्शन का जो इम्पैक्ट होता है वो दो चीजों पे पड़ता है। हर एक ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट दो अकाउंट पे पड़ता है, और उसी से हमने डेवलप करा है हमारी मॉडर्न अकाउंटिंग विच इज डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, नाउ कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ये बोलता है कि थोड़ा नैरो माइंड होके चलो, थोड़ा कंजर्व होके चलो। क्या कंजर्व होके चलो कि भाई आप अपने कस्टम को, ट्रेडिशन को जब फॉलो कर रहे हो, कौन से कस्टम और ट्रेडिशन को, अकाउंटिंग कस्टम एंड ट्रेडिशन को जब आप फॉलो करते हो, तो जितने भी एस्टिमेटेड प्रॉफिट होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एस्टिमेटेड या एंटिसिपेटेड, जो भी हुए नहीं है एक्चुअल में, हो सकते हैं,
आप उनको नहीं कवर करो, लेकिन हाँ अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में आपको कोई लॉस हो सकता है तो उसको आप जरूर कवर करके चलो। सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राइट आंसर क्या हो जाएगा, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। प्रॉफिट इज अ लाइबिलिटी फॉर फर्म एंड द लॉस इज एन एसेट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। यानी प्रॉफिट जो है वो फर्म के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाइबिलिटी है, और जो लॉस है वो असेट है, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कॉन्सेप्ट, या फिर अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। नाउ प्रॉफिट फर्म क्यों है ऑर्गेनाइजेशन के लिए? सी अंडरस्टैंड, जो फर्म है यानी ऑर्गेनाइजेशन है और जो ओनर है, दीज आर टू डिफरेंट पीपल, ये दो डिफरेंट लोग हैं। ठीक है, फर्म की अपनी खुद की पहचान है। अब जब ये ओनर पैसे देता है इस फर्म को, तो जो ये फर्म है इट इज लाइबल टू रिटर्न दैट अमाउंट बैक टू दी ओनर। तो इसके लिए फर्म के लिए ये पैसा लाइबिलिटी है। अब लेट्स से फर्म इसका जो ओनर का पैसा है उसको यूज करके कुछ प्रॉफिट्स अर्न करती है, तो ये प्रॉफिट्स भी फर्म लाइबल है इसको रिटर्न करने के लिए। तो अगर फर्म लाइबल है इसे प्रॉफिट्स रिटर्न करने के लिए, तो प्रॉफिट्स क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी। इन अदर केस राइट, अगर ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होता है तो जो उसकी कैपिटल है वो रिड्यूस हो जाएगी और ये पर्सन लाइबल होगा ऑर्गेनाइजेशन को पैसे देने के लिए। इसीलिए जो प्रॉफिट होता है वो लाइबिलिटी है और जो लॉस है वो असेट है, ओनर के लिए नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फॉर अ फर्म। ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट बोल रहा है, जो बोलता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन इज डिफरेंट एंड ओनर इज डिफरेंट, दैट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the journal entries are posted in the ledger in order to their category, in order of their dates, in order of their importance, as per the discretion of the firm। यानी जो जर्नल एंट्रीज को हम पोस्ट करते हैं लेजर में, सी जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना इज कॉल्ड एज जर्नलाइजिंग। और जब हम जर्नलाइजिंग करके आगे बढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, इन्हीं एंट्रीज की हम पोस्टिंग करते हैं लेजर में, विच आर इंडिविजुअल अकाउंट। और ये जो इंडिविजुअल अकाउंट है हम इनको डेट वाइज नहीं अकाउंट करते, वो तो हम कहाँ पे करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो हम जर्नलाइजिंग के वक्त करते हैं। लेजर में हम इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाते हैं एज पर देयर कैटेगरी। किसके बेसिस पे, कैटेगरी के बेसिस पे। कैश के ट्रांजैक्शन सारे कैश के अकाउंट में आएंगे, बैंक के ट्रांजैक्शन बैंक अकाउंट में आएंगे, परचेज के ट्रांजैक्शन परचेज में आएंगे। तो हम क्या करते हैं, वी मेक इंडिविजुअल कैटेगरी, वी मेक सेपरेट अकाउंट्स, और उन अकाउंट्स में हम इन एंट्रीज को पोस्ट करते हैं। जो डेट के अकॉर्डिंग करते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स को बोलते हैं हम, और वो हम करते हैं जर्नलाइजिंग के वक्त। ठीक है, देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are not properly matched in terms of classification of accounts? Machinery, a real account; Ramesh, the buyer of goods from the firm on credit, personal account; बैंक अकाउंट, रियल अकाउंट; सैलरी पेड, नॉमिनल अकाउंट। तो इनमें से कौन सा एक करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट नहीं है? अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, ठीक है, तो हम क्लासिफिकेशन दो तरीके से करते हैं, वन इज पर्सनल एंड अनदर वन बीइंग इम्पर्सनल। ये हमारे दो क्लासिफिकेशन होते हैं। पर्सनल में क्या आता है आपका, अगर आप देखो तो रमेश हु इज अ बायर, ही इज अ पर्सन, ही इज अ नेचुरल पर्सन, तो वो पर्सनल अकाउंट है, विच इज करेक्ट। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि इम्पर्सनल में दो कैटेगराइजेशन है, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में आते हैं सारे असेट, जैसे यहाँ दिया है मशीनरी इज अ रियल अकाउंट, विच इज करेक्ट। नाउ बैंक अकाउंट इज ऑल्सो असेट, लेकिन बैंक एक आर्टिफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है, और जब भी दो चीजें स्ट्रक होती हैं बिटवीन रियल एंड पर्सनल, तो हम इंपॉर्टेंस किसको देते हैं, पर्सनल को। तो यहाँ पे ये आंसर गलत हो जाएगा। देन नॉमिनल में क्या आता है, नॉमिनल में आते हैं सारे एक्सपेंसेस और इनकम। सो अकॉर्डिंग टू दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। नाउ द करेक्ट आंसर विल बी बैंक अकाउंट, मतलब ये गलत है। बैंक अकाउंट इज बेसिकली अ पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल में भी कौन सा है, आर्टिफिशियल है। सो इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 5। When a prominent person lends his name to a firm so that the firm enjoys his goodwill, such person is called as। यानी कोई एक बहुत विख्यात पर्सन है, वेल नोन पर्सन है, वो अपना नाम देते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, और ऑर्गेनाइजेशन उसकी वजह से एक अच्छा ब्रांड नेम अर्न करके पैसे कमा रही है। ऐसे पार्टनर को हम क्या बोलते हैं, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, रेगुलर पार्टनर, आउटसाइडर, नॉट अ पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर कौन सा होता है, जो कि पैसे देता है बट द पर्सन इज नॉट एक्टिव इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। नॉमिनल पार्टनर कौन सा होता है, नॉमिनल पार्टनर बेसिकली एक वो पार्टनर होता है जिसका एक अच्छा नाम होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ करता है कि भाई आप मेरा नाम यूज करके आप अर्न करो, गुडविल कमाओ, बिजनेस करो, राइट, और वो इसके लिए लाइबल भी होता है।
ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नॉमिनल पार्टनर. Then moving towards the next question, question number 6. In a business firm, the chief cashier hands over some cash to the petty cashier who submits the amount of petty cash after a fixed interval of time. तो जब एक कैशियर, चीफ कैशियर, मेन कैशियर, पेटी कैशियर को अमाउंट देता है तो उस अमाउंट को हम बोलते हैं इम्प्रेस्ड अमाउंट. वो अमाउंट ही कहलाता है इम्प्रेस्ड अमाउंट. और ये जो पर्सन है, ठीक है, ये कहलाता है आपका पेटी कैशियर. और ये जो पूरा सिस्टम है, दिस इज कॉल्ड एज इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक. तो पेटी कैश बुक क्या होती है, जो छोटे मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए एक हम अलग से अकाउंटिंग के लिए पर्सन को बिठा देते हैं, जिससे वहां पे कोई भी कंफ्यूजन ना हो, क्लैरिटी रहे, एंड वहां पे कोई भी फ्रॉड ना हो पाए, विच इज कॉल्ड एज इम्प्रेस सिस्टम. Okay, so moving towards the next question, question number 7. With effect from March 31st, 1992, the balance sheet of a banking company is to be prepared as per. यानी विद इफेक्ट फ्रॉम 31st मार्च 1992 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत जो कंपनी होती है, राइट, जो बैंकिंग कंपनी होती है उसकी बैलेंस शीट किस लॉ के अंदर बनती है. सो इट इज बेसिकली फॉर्म ए ऑफ थर्ड शेड्यूल टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. ये है करेक्ट आंसर. फॉर्म बी जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए. बैलेंस शीट के लिए क्या है, फॉर्म ए. और एक्ट कौन सी है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि एक्ट कौन सी है, ठीक है. देन सो ये बेसिकली क्या बताता है ना, फॉर्मेट बताता है कि कैसे एक बैंकिंग कंपनी अपने अकाउंट्स को प्रेजेंट करेगी टू द ऑडिटर्स और टू द इंस्पेक्टर्स जो कि इसे वेरीफाई करेंगे, या गवर्नमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेगी. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8. Under Rule 15 of Banking Regulation Company Act 1949, banks are required to publish their final accounts and auditor report in a newspaper within how much time from the period to which these relate. यानी कितने समय के अंदर जो हमारे फाइनल अकाउंट्स है वो हमें रिप्रेजेंट करने पड़ते हैं न्यूज़पेपर में, ठीक है. तो आंसर इज, करेक्ट आंसर इज 6 मंथ. कितना टाइम होता है, 6 मंथ्स दिया जाता है. आप अपने स्टेटमेंट्स को वहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Question number 9. Where the preference shares of can take part in the management of a company, such shares will be called as. Now this question is actually easy. अगर वो पार्ट ले पा रहे हैं, they are participating in the management decision making process, ऐसे शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं. इनके पास ये राइट कब आता है, जब कंपनी इनको डिविडेंड ऑफर नहीं करती है कुछ पीरियड के लिए, तो इनके पास राइट आ जाता है कि भाई ये मैनेजमेंट के साथ डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे या पार्टिसिपेट करेंगे. The last question of the day. The amount of a call cannot exceed which of the following? 10% of the face value of share, 20% of the face value of share, 25% और 30%. जब भी हम कॉल की बात करते हैं, कॉल का मतलब क्या होता है कि भाई कंपनी एक पर्टिकुलर अमाउंट को बोलती है कि भाई यू शुड कम अप विद दिस अमाउंट नाउ, और ये जो अमाउंट होता है दिस कैन नॉट एक्सीड 25% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर. तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 25%. ठीक है. सो दीज वर ऑल द 10 क्वेश्चंस ऑफ द डे. जल्दी से आप मुझे चैट में, कमेंट में बताते जाएं कि आपका स्कोर क्या रहा है. मीनवाइल मैं आपको बता देती हूँ व्हाट इज द प्रोसीजर टू ज्वाइन द बैच. तो प्रोसीजर बहुत इजी है. बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको विजिट करना पड़ेगा adda247.com, जैसे आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है. और यहाँ पे जैसे ही आप पहुंचेंगे, आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे ही, तो आपको यहाँ मिल जाएगा JIB का ऑप्शन, राइट. तो अगर आप JIB की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ मिल जाएगा. उसी के आगे अगर आप CIB की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो CIB का बैच मिल जाएगा. आपको JIB पे क्लिक करना है. क्लिक करते ही आप देखेंगे एक ऐसा आइकन अपेयर हो जाएगा, और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ऑल दी अपकमिंग एंड करंट बैच. तो अपकमिंग बैच की अगर हम बात करें तो जो करंट बैच की अगर हम बात करें, सॉरी, तो यहाँ पे ये बैच अवेलेबल है. 1 फरवरी से शुरू हुआ है. 2-3 क्लासेस निकली हैं, ज़्यादा क्लासेस नहीं निकली हैं. आप फटाफट से एनरोल कर सकते हो. यहाँ पे एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, ऑफर्स पे क्लिक करना है. मीनवाइल मैं आपको बता देती हूँ कि इस बैच में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस फॉलोड बाय रिकॉर्डेड वीडियोस, डाउट सॉल्विंग सेक्शन एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड ई बुक ऑल्सो. ठीक है. अब आपको यहाँ क्या करना है, आपको डालनी है अपनी एक्चुअल ईमेल आईडी. मैं तो अभी कुछ भी डाल रही हूँ, बट आप एक्चुअल ईमेल आईडी डालिएगा. और डालने के बाद यहाँ पे आपको यूज करना है कोड. इस कोड से आपको जो प्राइस है वो काफी रिड्यूस हो जाएगा. अभी आपको 11,099 मिल रहा है, 999 मिल रहा है.
जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे आपको 9239 का डिस्काउंट मिलेगा और ये बैच की कॉस्ट आपको 2759 की पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये और कॉस्ट इफेक्टिव पड़े तो आपको क्या करना है, इस कोड के साथ साथ आपको अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड करना है और ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको यूज करना है फिर से यही कोड Y183 और कॉइन्स को भी सिलेक्ट करना है जिससे आपको और बेनिफिट मिल जाए। आप चाहें तो इंडिविजुअल बैच भी ले सकते हैं जो कि आपको मेन स्क्रीन पर ही अवेलेबल मिलेंगे। ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉलोड बाय द प्रोसीजर टू ज्वाइन द बैच। अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं करा है तो अपनी करेक्ट ईमेल आईडी डालकर सेम प्रोसेस को फॉलो करके आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी कल फिर सेम टाइम पे और हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।